Welcome to Ask Me Classes. So this is our second lecture. So it is the topic is geometric design of highway. So here you will be reading about some cross-sectional elements, then the side distances, then alignment, curves. So today we'll be discussing about those cross-sectional elements. So let's begin. Geometric design of highway is the determination of layout and features visible on highway. So हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं या क्या डिटरमाइन करते हैं जो हमारे हाईवे में हमको विजिबल है, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कोई किसी को गाड़ी को ओवरटेक करना है या गाड़ी के पीछे रहना है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। और कहाँ पे ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के बाद कहाँ जाना है, उसके बाद कौन सा साइड मेंटेन करना है, मतलब बीच में चलाना है या साइड में चलाना है, या वो आगे जो दिख रहा है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, उसके ऊपर चढ़ के जाना है या साइड होके जाना है। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन दिस ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। उसका लेआउट डिजाइन करते हैं, जैसे स्लोप क्या होना चाहिए, कैम्बर क्या होना चाहिए, पानी ड्रेन कैसे होगा, फिर उसका अनइवननेस कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फिर कैरेज वे का विड्थ कितना होना चाहिए, ये सब फीचर्स हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिक डिजाइन में डिफाइन करते हैं। The emphasis is more on satisfying the need of the driver as well as to ensure the safety of the vehicle, the comfort while driving and efficiency. So हमारा मेन फोकस क्या है, ड्राइवर का सेफ्टी, व्हीकल को कंफर्ट वाइल ड्राइविंग एंड एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंटली विदाउट एनी ट्रैफिक एक्सीडेंट, विदाउट एनी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस, कैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, उस हिसाब से पूरा रोड प्लानिंग या रोड डिजाइनिंग किया जाता है। The main features considered for geometric design of highway are the cross sectional elements. Cross sectional element जैसे आता है अनइवननेस इंडेक्स, राइट ऑफ वे, कैरेज वे, फॉर्मेशन विथ, मार्जिन्स, शोल्डर, फिर कैम्बर। तो ये सब है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। ग्रेडियंट में आ जाता है वैसे हमारा है अलाइनमेंट, ओके, देन इंटरसेक्शन, देन साइड डिस्टेंस। उसके बाद एट द एंड आता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का मतलब है कहां तक एक ड्राइवर को विजिबिलिटी हो रहा है गाड़ी चलाते टाइम। Then factors affecting the geometric design of highway. The various factors that govern the geometric design of highways are design speed, topography factor, traffic volume, traffic speed, other factors. Other factors में vehicle, human, environment and economy. So पहला factor जो है वो है डिजाइन स्पीड। जैसे हमारा नेशनल हाईवे में है, हमारा डिजाइन स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, वैसे स्टेट हाईवे में है, वैसे विलेज रोड में एक हाई स्पीड डिजाइन क्या है, अगर हॉस्पिटल पास में है तो वहां पे स्कूल पास में उसका एक डिजाइन स्पीड है, जैसे ड्राइव स्लोली लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर। सो वो डिजाइन स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा हाईवे का डिजाइन कैसे होगा। फिर टोपोग्राफी फैक्टर, टोपोग्राफी फैक्टर मतलब हमारा स्लोप हो गया, रिलेटिव रिड्यूस लेवल हो गया, उसके बाद हमारा अलाइनमेंट हो गया, फिर कर्व रोड, स्ट्रेट रोड क्या है, उसका टोपोग्राफी क्या है, एलिवेशन क्या है, ये सब आ जाता है टोपोग्राफी फैक्टर में। फिर ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब वो जो गाड़ी जो चला रहा है, मतलब व्हाट इज द वॉल्यूम, ओनली टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है या एक्सप्रेस वे है, जैसे एक्सप्रेस वे में टू व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली फोर व्हीलर और मोर देन फोर व्हीलर। उसी टाइप का ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे हमारा हाईवेज का डिजाइन कैसे होगा। उसके बाद ट्रैफिक का स्पीड, कौन कितने स्लो मूविंग व्हीकल है या फास्ट मूविंग व्हीकल है, जैसे सिटी के अंदर मोस्टली वी फाइंड स्लो मूविंग व्हीकल, नेशनल हाईवे में हम लोग को जनरली क्या मिलता है, फास्ट मूविंग व्हीकल। सो ट्रैफिक स्पीड को देख के भी हमें ज्योमेट्रिक डिजाइन करना होगा। उसके बाद आ गया अदर फैक्टर, व्हीकल मतलब किस टाइप का व्हीकल का टायर का प्रेशर क्या है, फिर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, मेंटेलिटी क्या है, कौन से स्टेट ऑफ माइंड में चला रहा है, जिसको हम बोलते हैं पीआईवी थ्योरी, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड वोल्यूशन, आगे हम पढ़ेंगे। फिर एनवायरमेंट मतलब स्नो है या हेवी रेनफॉल जोन है या लो रेनफॉल जोन है या हाई टेम्परेचर जोन है, उसी हिसाब से भी हम लोग हमारा हाईवे का मटेरियल डिसाइड करते हैं। फिर इकोनॉमी, कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोकल मटेरियल अगर अच्छा अवेलेबल है उसी हिसाब से हम हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसाइड करते हैं। देन वी स्टार्ट विद डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवेज। The design speed is the maximum speed at which the driver can travel when they are constrained by means of a local geometry or traffic. So ये डिजाइन स्पीड क्या होता है, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिसमें एक ड्राइवर ट्रैवल कर सकता है लोकल ज्योमेट्री को देख के। जैसे नेशनल हाईवे में उसका ज्योमेट्री 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 5 लेन, 6 लेन, जितना भी लेन है, फिर स्टेट हाईवे हो गया, फिर एमडीआर हो गया, ओडीआर है, डिपेंडिंग ऑन द लेन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैरेजवे। कैरेजवे क्या है, जितने पोर्शन में गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसको बोलते हैं कैरेजवे। तो जितना अवेलेबिलिटी है उसी हिसाब से स्पीड डिजाइन किया जाता है। नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा स्पीड दिया जाता है क्योंकि नेशनल हाईवे यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शनल होता है और वन लेन होता है, और लेन्स उसमें बहुत सारे होते हैं, 4 लेन, 6 लेन, तो बहुत चौड़ा होता है और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो उसमें स्पीड ज्यादा रहेगा। The design speed parameters affects the length of vertical curve, the horizontal curve and side distance. So ये जो डिजाइन स्पीड है ये किसको किसको अफेक्ट कर रहा है, पहले अफेक्ट कर रहा है वर्टिकल कर्व, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, जो हमारा वर्टिकल कर्व है उसके लेंथ को अफेक्ट कर रहा है क्योंकि स्पीड के हिसाब से लेंथ हमारा वेरी करेगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, these are the two types of curves. Vertical curve means sudden change from straight to circular is called vertical curve. Horizontal curve means smooth, when there is a smooth transformation between straight and circular उसको बोलते हैं horizontal curve. उसके बाद आता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का मतलब है विजिबिलिटी ऑफ द ड्राइवर। सो हमारे पास है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और एक है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे।
85th percentile design speed is the normally adopted design speed. 85th percentile design speed can be defined as the speed which is higher than speed taken by 85% of the drivers on the road. So कोई भी अगर रोड का हमें डिजाइन स्पीड डिजाइन करना है, ओके कोई भी रोड का हमें डिजाइन स्पीड डिजाइन करना है, तो उस पहले हमें चेक करना है कि वहां पे ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है, किस टाइप का गाड़ियां चल रहा है, और जितने भी गाड़ी चल रहे हैं उनका एवरेज स्पीड क्या है, ओके उनका एवरेज स्पीड क्या है। 85% या उससे ज्यादा अगर लोग एक स्पीड में जा रहे हैं, 60 70 80 जो भी स्पीड में जा रहे हैं, उसी को माना जाएगा हमारा डिजाइन स्पीड। समझ गए? जो 85th परसेंटाइल डिजाइन स्पीड का मतलब है कि स्पीड विच इज हायर देन द स्पीड टेकन बाय 85% ऑफ द ड्राइवर ऑन द रोड। अगर 70 किलोमीटर पर आवर या 75 80 ये सर्वे में पता चल जाता है। कंटिन्यूअसली 10 डेज 15 डेज या एक मंथ हम लोग अगर सर्वे करेंगे, ट्रैफिक सर्वे करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से स्पीड में, एवरेज स्पीड में 85% से ज्यादा लोग गाड़ी इस रास्ते में चला रहे हैं, तो उसी हिसाब से उस एरिया का या उस हाईवे का डिजाइन स्पीड डिसाइड हो जाएगा। फॉर सम कंट्रीज दिस वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 98 टू 98 परसेंटाइल। कोई कोई कंट्री में क्या करते हैं, 95% लोग जिस स्पीड में जा रहे हैं उसी स्पीड को माना जाता है, लेकिन इंडिया में हमारा 85th परसेंटाइल डिजाइन स्पीड कंसीडर किया जाता है। उसके भी फैक्टर्स। सो फॉर अ प्लेन टेरेन इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे एज पर द स्टैंडर्ड्स। सो प्लेन टेरेन में बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन करना एज पर द नॉर्मल IRC स्टैंडर्ड। As the terrain and the gradient increases, the construction cost will increase for a specific design speed. अगर हमारा डिजाइन स्पीड फिक्स्ड है, तो अगर टेरेन और ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन चेंज हो रहा है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो टू कीप द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड टाइम अंडर कंट्रोल, द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स वेरी विद डिफरेंट टेरेन और टोपोग्राफी। सो हमारा जो ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स है, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड मतलब हमारा लेन कितना होना चाहिए, विड्थ ऑफ कैरेजवे कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, ये जो स्टैंडर्ड है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टेरेन और टोपोग्राफी। दिस इज हेंस क्लासिफाइड एज स्टीपर ग्रेडियंट एंड शार्पर कर्व्स। सो ये एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें स्लोप ऑफ द ग्राउंड इतना ही रखना है डिपेंडिंग ऑन द टोपोग्राफी। अगर हमारा प्लेन टेरेन है तो लेस देन 10% होना चाहिए, रोलिंग टेरेन है तो 10 to 20% स्लोप होगा तो मैनेजेबल है, अगर माउंटेनियस टेरेन है तो 25 से 60% हमारा स्लोप होगा, स्टीप टेरेन में ग्रेटर देन 60% होगा हमारा स्लोप। तो उसी हिसाब से स्लोप टेरेन को देखकर, उसका स्लोप वैल्यूज को देखकर हम अपना ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड या ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे प्लान करेंगे। देन आता है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन। अदर फैक्टर्स में आता है व्हीकल, ह्यूमन, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, देन ट्रैफिक। व्हीकल में क्या क्या आता है, वेट ऑफ द एक्सल, डायमेंशन ऑफ द कार एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल इन्फ्लुएंस द डिजाइन एस्पेक्ट्स। सो हमारा वेट ऑफ द एक्सल मतलब हर गाड़ी में एक्सल होता है, हर एक्सल में 2 व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल एक्सल भी है कोई कोई व्हीकल में। सो एवरी एक्सल विल बी हैविंग ए सिंगल व्हील और डबल व्हील सिस्टम, ओके ट्रिपल व्हील तो क्या नहीं है, डबल व्हील ट्रिपल व्हील भी हो सकता है, उसके हिसाब से ट्रिपल एक्सल लगेगा, ओके। सो व्हीकल का वेट ऑफ, क्योंकि हमारा जो व्हीकल का वेट है वो एक्सल से लेके फिर जाता है टायर में, फिर टायर से जाता है सरफेस में, ओके। डायमेंशन ऑफ द कार का डायमेंशन क्या है, क्योंकि कार के डायमेंशन के हिसाब से वो लोड देगा एक्सल के ऊपर और एक्सल लोड देगा टायर में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल इन्फ्लुएंस ग्रेटली डिजाइन एस्पेक्ट्स। Human, the physical, mental and psychological characteristics of the human affect greatly the geometric design of the highway. मतलब what is the scenario और what are the persons those are driving। जैसे आप नेशनल हाईवे में देख लो, मोस्टली दीज आर कमर्शियल व्हीकल्स, सो दे आर इन ए मूवमेंट, दे आर इन ए फास्ट मूवमेंट सो दैट दे कैन कवर ए ग्रेटर किलोमीटर और डिस्टेंस विद इन वेरी लिमिटेड टाइम। इफ यू सी इन सिटीज देयर आर मिक्स्ड ट्रैफिक, स्लो मूविंग व्हीकल है, कोई जोर से चला रहा है, कोई धीरे चला रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। सो द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन किसी का क्या है, कोई खड़ा है, पेडेस्ट्रियन है। नेशनल हाईवेज में इतने पेडेस्ट्रियंस देखने को नहीं मिलते, लेकिन इन सिटीज यू फाइंड पेडेस्ट्रियंस, और कौन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, सो इसी हिसाब से भी ज्योमेट्रिक डिजाइन किया जाता है। The weight of the axle, the design for a traffic value result in a design that is uneconomical. This value is collected from various and previous traffic data collected and recorded. So previous traffic का जो डेटा है, जैसे मैंने अभी बोला कि ट्रैफिक सर्वे किया जाता है वॉल्यूम जानने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किस टाइप का व्हीकल मोस्टली इस एरिया में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो और उनका वॉल्यूम क्या है। जैसे अगर ट्रक चल रहा है तो एक दिन में कितने सारा ट्रक चल रहा है, बाइक चल रहा है तो कितना सारा बाइक चल रहा है, व्हाट इज द पर्पस, ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, O and D स्टडीज होता है। तो वो सब प्रीवियस कलेक्टेड डेटा, रिकॉर्डेड डेटा को यूज करके हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। While developing a geometric design, it is very essential to give importance to the environmental concern like noise and air pollution. Okay, so looking into the noise and air pollution also, we have to consider our geometrical design. So let's begin with our. So our first cross-sectional element is unevenness index. So presence of undulations, rise or fall on the pavement surface is called unevenness. So हमारा जो pavement surface है जहाँ पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पे rise और fall को अगर कहीं पे प्रेजेंट है, कहीं थोड़ा उठा के रखा हुआ है, कहीं थोड़ा नीचे रखा हुआ है, ओके, द राइज एंड फॉल ऑफ द पेमेंट सरफेस इज कॉल्ड अनइवननेस। ये अगर नहीं करेंगे तो हमारा राइडिंग डिस्कंफर्ट होगा, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, वेयर एंड टियर ऑफ टायर होगा, एंड अदर पार्ट्स एंड एक्सीडेंट भी बढ़ जाएगा।
अगर कहीं पे स्लोप थोड़ा उठ गए तो उसको लोग फ्लैट कर देते हैं, मतलब थोड़ा फॉल कर देते हैं। कहीं पे अगर थोड़ा फॉल है वहां पे थोड़ा वो मटेरियल देके फिर उस स्लोप को थोड़ा बढ़ा कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है अनइवननेस इंडेक्स। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ mm पर किलोमीटर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ mm पर किलोमीटर। ओके, mm पर किलोमीटर मींस एवरी किलोमीटर ए स्पेसिफाइड mm, 2 mm 3 mm या फिर उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर में फिर 2 mm 3 mm, फिर नेक्स्ट किलोमीटर में 3 mm 4 mm, ऐसे 10 किलोमीटर में फिक्स किया जाता है कि हर 10 किलोमीटर में इतना ऑन्डुलेशन होगा। ओके, इट इज मेजर्ड बाय बम्प इंडिकेटर डेवलप्ड बाय सीआरआरए। इट इज मेजर्ड बाय बम्प इंडिकेटर डेवलप्ड बाय सीआरआरए। सीआरआरए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनइवन सरफेस इंक्रीजेस राइडिंग डिस्कम्फर्ट, फ्यूल कंजप्शन, वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स एंड अदर पार्ट्स एंड एक्सीडेंट। सो हमारा अगर अनइवन सरफेस होगा, अगर हम अनइवननेस इंडेक्स अप्लाई नहीं करेंगे तो राइडिंग डिस्कम्फर्ट होगा, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, हमारा टायर में प्रॉब्लम होगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो वो जो बम्प इंडिकेटर है जो कि डेवलप्ड बाय सीआरआरए, ये है इंडियन इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंटरनेशनली रफनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आईआरआई, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। सो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड को माना गया जिसका नाम है इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स, आईआरआई। सो बम्प इंडिकेटर जो है ये आईआरआई वैल्यू को यूज करके अपना वैल्यू देता है। सो उसका फॉर्मूला क्या है? PI is equal to 630 into IRI to the power 1.12। सो इंटरनेशनली अगर कोई रफनेस इंडेक्स फिक्स किया गया है उसमें हम अगर टू दी पावर 1.12 करके 630 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा बम्प इंडिकेटर का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज इन mm पर किलोमीटर। सो अनइवननेस ऑफ द पेवमेंट डिपेंड्स ऑन uneveness of the pavement depends upon the following factors: improper compaction। सो हमारा जो हाईवे डिजाइन होता है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, जैसे हमारा है सॉइल सबग्रेड, सब बेस सरफेस कोर्स। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है इसको अगर प्रॉपर्ली हम लोग कॉम्पैक्ट नहीं किए होंगे तो आगे जाके क्या होगा, सरफेस रफनेस दिखाई देगा। यूज ऑफ इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मेथड, यूज ऑफ इंटीरियर क्वालिटी मटेरियल, दिस इज नॉट इंटीरियर, यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। ओके, दिस इज इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल। इम्प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं दिया होगा रोड में सो आगे जाके क्या होगा, रफनेस डेवलप होगा, जिस हिसाब से हमें अनइवननेस फिर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। पुअर मेंटेनेंस ऑफ pavement surface। So these are the 5 points which depends on uneveness। So uneveness डिपेंड करता है अगर इम्प्रॉपर कंपैक्शन है, कंस्ट्रक्शन मेथड प्रॉपर नहीं किया गया था, क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा नहीं यूज किया है और ड्रेनेज फैसिलिटी भी अच्छा नहीं है, या पुअर मेंटेनेंस किया गया है। ओके, सो अगर हमारा अनइवननेस इंडेक्स लेस देन 1500 mm पर किलोमीटर अगर है देन द टाइप ऑफ द रोड इज गुड। अगर 1500 से 2500 है टाइप ऑफ रोड इज सेटिस्फैक्टरी। अगर 2500 से 3500 है देन द टाइप ऑफ रोड इज बैड। एंड इफ इट इज मोर देन 3500 पर किलोमीटर, एवरी किलोमीटर में हम 3500 mm से ज्यादा अनइवननेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब राइज फॉल फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, सो दैट रोड इज अनकंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। सो बेस्ट रोड के लिए क्या है, लेस देन 1500 mm। देन आता है हमारा सेकंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्या है, कैम्बर। कैम्बर का मतलब है दिस कैम्बर इज जनरली यूज्ड टू ड्रेन द वाटर। हमारा जो बारिश के टाइम में जो पानी, द वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड और द वाटर दैट फॉल्स ऑन द रोड, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली। उस पानी को हमें डिस्पोज करना है। सो कैम्बर उस चीज का काम करता है। कैम्बर हेल्प्स अस, हम लोग जितने भी कैम्बर प्रोवाइड करेंगे 1 in n%, या मान के चलो स्लोप, अगर स्लोप भी नहीं है रोड में हम कैम्बर वहां पे प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर का काम क्या है, पानी को ड्रेन करना। कहां ड्रेन करना, साइड ड्रेन में। ओके, सो उसी हिसाब से स्लोप या कैम्बर दिया जाता है। कैम्बर और कैंट, इसका अदर नेम है कैंट, is the cross slope provided to raise middle of the road surface in the transverse direction to drain off rain water from the road surface। so हमारा जो रोड है जनरली ऐसे होता है, so this is the camber provided and this is the crown of the camber। इसको क्या बोला जाता है, crown of the camber। हमें विजिबल नहीं होता है लेकिन हमारा रोड थोड़ा इस टाइप का मिडिल से रेज होके रहता है। so this is the camber and this is the crown of the camber। ये जो मिड पोर्शन है ये है कैम्बर का क्राउन। The objective of providing camber are surface protection especially for gravel and bituminous road, subgrade protection by proper drainage, quick drying of pavement which in turn increases safety। so pavement हमारा ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी। और सबग्रेड में क्या होता है, सॉइल, अगर पानी सॉइल तक चला गया उसके बाद क्या होगा, पानी का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड हो जाएगा। so once what soil and water come in contact it will show so many different negative properties and it will exactly be visible on the top surface, जो कि रोड को खराब कर देगा। कैम्बर इज मेजर्ड इन 1 in n और n%। कैम्बर का मेजरमेंट होता है 1 in n और n%। अगर 1 in 50 है दैट इज 2%। एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पेवमेंट सरफेस। किस टाइप का पेवमेंट सरफेस, हम लोग अर्बन रोड है या बिटुमिनस रोड है या कंक्रीट रोड है, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैम्बर कितना देंगे। सो टाइप्स ऑफ कैम्बर इन रोड, पहला होता है स्लोप्ड और स्ट्रेट कैम्बर। सो दिस इज, इसमें क्या होता है,
टू कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट स्लोप्स फ्रॉम द एजेस जॉइनिंग एट द सेंटर ऑफ द कैरेज वे। ऐसे दो स्ट्रेट स्लोप होता है जो कि एज में जाके ज्वाइन होता है, ओके, जो कि एज से स्टार्ट हुआ और बीच में जाके ज्वाइन हो गया, एज से स्टार्ट होकर बीच में जाके ज्वाइन हो रहा है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट और स्लोप कैम्बर। उसके बाद आता है पैराबोलिक और बैरल कैम्बर। पैराबोलिक और बैरल कैम्बर, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट स्लोप्स फ्रॉम द एजेस जॉइनिंग एट द सेंटर। ये भी सिमिलर थिंग है, ओके। It is in a curved position. On account of steeper edges, this type of camber provides better drainage property. अगर एज हमारा बहुत स्टीप है, अगर हमारा एज बहुत स्टीप है, तो वहां पे पैराबोलिक और बैरल कैम्बर काम में आ सकता है। यहाँ पे क्या है, दोनों स्ट्रेट स्लोप है, ये थोड़ा पैराबोलिक मेथड में डिफाइन किया गया, लेकिन सेंटर में क्राउन है। बोथ द स्लोप्स आर जॉइनिंग एट द सेंटर अगेन। This camber is therefore preferred by fast moving vehicles and suggested for urban road. ये जो पैराबोलिक और बैरल कैम्बर है, this is good for fast moving vehicle and urban road में जनरली इसको प्रीफर किया जाता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, दिस टाइप ऑफ कैम्बर इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। कंपोजिट कैम्बर, कंपोजिट कैम्बर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ, फिर कर्व हुआ, फिर कर्व हुआ, फिर स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट पैराबोला, पैराबोला स्ट्रेट, उसको बोला जाता है कंपोजिट कैम्बर। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट स्लोप्स from the edges with a parabolic or circular crown in the center of the camber. This type of camber can be easily constructed and maintained. So generally हमारा composite camber दिया जाता है रोड्स में, क्योंकि उसमें स्ट्रेट स्लोप भी है, पैराबोलिक स्लोप भी है। सो हमारा जैसे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन है, हमारा तो ऐसा नहीं है कि ओनली वी आर हैविंग फास्ट मूविंग व्हीकल, हमारे पास स्लो मूविंग व्हीकल भी है, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल के लिए स्लोप दिया स्ट्रेट कैम्बर अच्छा है, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए पैराबोलिक कैम्बर अच्छा है। तो उसी हिसाब से हम जनरली प्रोवाइड करते हैं क्या, कंपोजिट कैम्बर। Then recommended values of camber for different types of road surface. So ये जो camber प्रोवाइड किया जाता है, ये जनरली रेनफॉल को देख के प्रोवाइड किया जाता है कि वो जो जोन है जहां पे हम लोग रोड बना रहे हैं, वो हेवी रेनफॉल जोन में आता है या लो रेनफॉल जोन में आता है। ओके, सो राजस्थान में जो कैम्बर प्रोवाइड होगा वो चेरापूंजी मेघालय में वो कैम्बर प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंटली रेनफॉल है, सो पानी को फ्रीक्वेंटली ड्रेन होगा, तो ज्यादा स्लोप प्रोवाइड होना होगा। ओके, लेकिन राजस्थान में वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, सो वहां पे वेरी लेस कैरेज वे और शोल्डर। अगर कहीं पे आप देख सकते हैं रास्ते में, मतलब जो फुटपाथ है साइड में, उन दोनों के बीच में एक हाइट टाइप का रहता है येलो ब्लैक पेंट में, उसको बोला जाता है कर्व। वो किस लिए किया जाता है, ताकि ट्रैफिक कैरेज वे को छोड़ के फुटपाथ या शोल्डर या आइलैंड में चले ना जाए। ओके, दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग कर्व। सो डिफरेंट टाइप का कर्व होता है, छोटा छोटा कर्व होता है, छोटे कर्व में हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन कुछ एक होता है बैरियर कर्व, जिसको बोला, जहां पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल, अगर गलती से भी कोई गाड़ी चढ़ा देगा तो उसका नीचे का जो पार्ट है वो हिट हो जाएगा, फिर भी लोग कर्व में गाड़ी चढ़ा देते हैं। ठीक है, सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व क्या क्या है, पहला है लो और माउंटेनेबल कर्व। माउंटेबल कर्व, द हाइट ऑफ द कर्व इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। सो ये जो कर्व का हाइट है ये है, जैसे मान लो ये हमारा कैरेज वे हो गया, ये हमारा फुटपाथ हो गया, सो इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, एक बाउंड्री होता है। किस टाइप का बाउंड्री, हाइट टाइप का बाउंड्री। मतलब मान के चलो ये कैरेज वे है, थोड़ा सा कर्व हुआ, उसके बाद आ गया हमारा क्या, फुटपाथ, उसके बाद हमारा आ गया फुटपाथ। सो ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है वो है कितना, 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर हाइट में है तो इसको बोला जाता है माउंटेबल कर्व और लो कर्व। मतलब इसके ऊपर हम लोग गाड़ी हम लोग चला सकते हैं विथ ए स्लोप वेयर व्हीकल इज इजी टू क्लाइम इजीली, where vehicle can climb easily. Okay. Then this is usually provided at medians and channelized schemes and also helps in longitudinal drainage. So ये हमारा ड्रेनेज में भी काम आता है, ये जो लोअर माउंटेबल कर्व है। उसके बाद आता है सेमी बैरियर टाइप कर्व, इसका हाइट कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। और दिस टाइप ऑफ कर्व प्रिवेंट्स encroachment of parking vehicles, but at acute emergency it is possible to drive over this with some difficulty. अभी जो मैंने बोला कि ये जो लोअर माउंटेबल कर्व में हम लोग गाड़ी चढ़ा के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर बस हाइट है। सेमी बैरियर में हमारे पार्किंग के लिए वो प्रिवेंशन है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम हम लोग उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के जा सकते हैं, या उसको यूज करके हम लोग किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करके अगर इमरजेंसी है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की है, वहां पे गाड़ी का नीचे का पार्ट हिट होने का बहुत चांसेस है। सो मोस्टली ये कर्व का काम क्या है कि व्हीकल कैरेज वे छोड़ के शोल्डर की तरफ या फुटपाथ के ऊपर जबरदस्ती ना चला जाए। उसके बाद आता है बैरियर टाइप कर्व, इसमें तो इट्स इम्पॉसिबल टू टेक योर व्हीकल फ्रॉम द कैरेज वे टू द शोल्डर और फुटपाथ, क्योंकि इसका हाइट क्या होता है, 20 सेंटीमीटर above the pavement edge with a steep batter. Okay, with a steep batter. They are provided when there is considerable amount of pedestrian traffic. जहां पे बहुत सारा पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है, जहां पे फुटपाथ का यूज बहुत है, वहां पे क्या हम लोग बैरियर टाइप कर्व यूज करते हैं। नहीं तो क्या होगा, लोग
कैरेज वे छोड़ के फुटपाथ के ऊपर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है सबमर्ज्ड कर्व। These are used in rural road. Okay, the curbs are provided at the pavement edges between the pavement edge and shoulder. The provided lateral confinement and stability to the pavement. So ये जो सबमर्ज्ड कर्व है ये मोस्टली रूरल रोड में या विलेज रोड में प्रीफर किया जाता है और इसका काम क्या है, पेमेंट को स्टेबिलिटी देना या लैटरली स्टेबिलिटी देना, साइड से पेमेंट को स्टेबिलिटी देने का काम कर्व करता है कौन सा, सबमर्ज्ड कर्व। सो दिस इज एग्जांपल, दिस इज द कैरेज वे और ये हो गया हमारा इंटायर कर्व। सो ये है माउंटेबल कर्व मतलब 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर है वो सेमी बैरियर। अगर बैरियर टाइप देना है तो हमें देना होगा कितना, 20 सेंटीमीटर। बैरियर टाइप कहाँ पे दिया जाता है, जहां पे पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत है या फुटपाथ में लोग फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं या यूज कर रहे हैं। सो ये है क्या है, सबमर्ज्ड, ये है क्या है, सबमर्ज्ड कर्व। ये जनरली विलेज रोड में दिया। द पोर्शन ऑफ द रोड बियॉन्ड द कैरेज वे and on the roadway can be generally called as road margin. Various elements that form the road margins are given below. So हमारा जो रोड होता है उसका एक मार्जिन होता है, उसके बाद आता है बिल्डिंग लाइन। सो हम लोग बिल्डिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और बिल्डिंग लाइन रोड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो हर सिटी का, हर एरिया का एक रोड मार्जिन होता है, उससे आगे सरकार रोड नहीं बना सकती है, और बिल्डिंग लाइन भी एक होता है, उससे आगे आप घर नहीं बना सकते। सो दीज आर दी रोड मार्जिन्स। ओके, सो पहला क्या होता है, शोल्डर। Shoulders are provided along the road edge and is intended for accommodation of stopped vehicles as emergency lane for vehicles and provide lateral support for base and surface court. So शोल्डर क्या होता है, शोल्डर का काम है इमरजेंसी पार्किंग। अगर किसी गाड़ी को इमरजेंसी पार्किंग करना है, ओके, अननेचुरली पार्किंग करना है, तो ये शोल्डर यूज कर सकते हैं। आप कैरेज वे में पार्किंग नहीं से कर सकते। कैरेज वे में अगर आप पार्किंग करेंगे तो चांसेस है एक्सीडेंट का, पीछे से कोई गाड़ी आके आप ठोक सकता है। अगर आपको इमरजेंसी पार्किंग करना है तो आप शोल्डर का यूज कर सकते हैं। शोल्डर का और एक क्या है, लैटरल सपोर्ट देता है बेस एंड सरफेस कोर्स को। सो आगे जाके हम पढ़ेंगे रोड का डिफरेंट डिफरेंट लेयर। सो हमारा जो बेस और सरफेस कोर्स पूरा टॉप सरफेस होता है रोड का, उसके बाद आता है बेस कोर्स। सो दोनों को सपोर्ट लैटरली साइड से सपोर्ट कौन देता है, शोल्डर। इसका डिजायरेबल विड्थ कितना होना चाहिए, 4.6 मीटर। इसका डिजायरेबल विड्थ 4.6 मीटर होना चाहिए। सो कैरेज वे के बाद आता है शोल्डर। और a minimum width of 2.5 मीटर is recommended for a 2-lane rural highway. एक 2-lane rural highway के लिए मिनिमम 2.5 मीटर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है पार्किंग लेन। पार्किंग लेन्स आर प्रोवाइडेड in the urban lanes for side parking. Parking lanes are provided in the urban lanes for side parking. Parallel parking is preferred because it is safe for vehicles moving on the road. So साइड में अगर पार्किंग देना है, अगर एक पार्किंग लेन देना है, तो हम लोग किस टाइप का पार्किंग देते हैं, पैरेलल पार्किंग। ऐसे पैरेलली गाड़ियों को पार्क करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर सेफ फॉर व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। अगर ऐसे ऐसे पार्किंग करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो अगर साइड में किसी रोड में, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या कोई भी टाइप का रोड है, उसमें अगर साइड में पार्किंग लेन नेसेसरी हो, तो हम लोग पैरेलल पार्किंग प्रीफर करेंगे। और उसका मिनिमम विड्थ कितना होगा, 3 मीटर। मिनिमम विड्थ कितना होगा, 3 मीटर। उसके बाद आता है बस पे। हमारा जो बस स्टॉप होता है, बस स्टैंड होता है बीच में, मतलब आप एक सिटी के अंदर घूम रहे हैं, आपको बहुत सारा बस स्टॉप मिल जाएगा, उसको बोलते हैं बस बेस। दे आर प्रोवाइडेड सो दैट डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स इन द कैरेज वे। सो बस स्टॉप या बस को रखने के लिए या पैसेंजर को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए बस बेस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप बस को कैरेज वे में, मैं बार बार बोल चुका हूँ, कैरेज वे वो पार्ट है रोड का जिसमें फ्रीक्वेंटली व्हीकल ट्रेवल कर रहा है। अगर वहां पे आप अगर बस को रोकेंगे, पैसेंजर चढ़ाएंगे, उतारेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, व्हीकुलर फ्लो या प्रॉब्लम विल बी इन ट्रैफिक फ्लो। There should be at least 75 meters away from the intersection so the traffic near the intersection is not affected by the busway. So कोई भी अगर इंटरसेक्शन जैसे चौक हो गया है, लेन इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब 2 लेन से हम लोग 3 लेन को जा रहे हैं या 1 लेन से 2 लेन को, वो इंटरसेक्शन में वो हम लोग बस स्टॉप नहीं रख सकते। इंटरसेक्शन से 75 मीटर्स आगे या पीछे हमें बस स्टॉप या बस बे बनाना होगा। इंटरसेक्शन में क्लोजर हम लोग बस ट्रैफिक, बस बे या बस स्टॉप नहीं बना सकते। सो रिमेंबर दिस वैल्यूज, remember these values, 75 meters away from the intersection. Okay, उसके बाद आता है साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक्स आर प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई। ओके, अगर कहीं भी अर्बन रोड में या अर्बन सिटीज में अगर वेहिकुलर मतलब वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक इज हाई, बहुत सारे लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक, कोई भी हो, कोई भी टाइप का रोड हो, अगर बहुत सारे लोग साइकिल प्रीफर कर रहे हैं, तो वहां पे हमें देना होगा एक साइकिल ट्रैक। वहां पे हमें एक देना होगा साइकिल ट्रैक। मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 2 मीटर, which may be increased by 1 meter for every additional truck. अगर आगे जाके एक एक ट्रक एक्स्ट्रा आ रहा है तो वहां पे एक एक मीटर हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 मीटर विड्थ होता है साइकिल ट्रक का। उसके बाद आता है सर्विस रोड। ये तो आप लोग सुने होंगे, सर्विस रोड नेशनल हाईवेज में होता है,
ठीक है, सर्विस रोड का काम क्या है? सर्विस रोड हमें सिटी के साथ कनेक्ट करता है, सर्विस रोड हमें गांव के साथ कनेक्ट करता है। आप लोग नेशनल हाईवे से अगर सिटी के अंदर जाना चाहते हैं या स्टेट हाईवे के अंदर, सॉरी, अगर आप गांव के अंदर जाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे क्या? सर्विस रोड। नेशनल हाईवे से डायरेक्टली आप सिटी के अंदर नहीं घुस सकते, आप सर्विस रोड यूज करके सिटी के अंदर घुस पाएंगे। सर्विस रोड और फ्रंटेज रोड गिव एक्सेस टू कंट्रोल्ड हाईवेज लाइक फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवे। ये हाईवे या एक्सप्रेसवे या फ्री में एक मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली हम नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे से कनेक्शन दे देंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक इश्यू हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियां जाके ऐसे टर्न करने स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाएगा या ट्रैफिक स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे में वी कैन नॉट एक्सेप्ट, नेशनल हाईवे में हम लोग ये ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक स्पीड या ट्रैफिक डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। They run parallel to the highway and be usually isolated by separator and access to the highway will be provided only at selected points. So हम लोग, अगर ये हमारा हाईवे है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से एक सर्विस रोड होगा जो कि सिटी के अंदर जाएगा, फिर से उसी सर्विस रोड को अगर हम फॉलो करेंगे हम फिर से जाके हाईवे में कनेक्ट हो सकते हैं। सो सर्विस रोड पैरेलल टू हाईवे जाता है और हम लोग हाईवे अगर छोड़े हैं फिर से जाके हाईवे में कनेक्ट कर सकते हैं ओनली एट सिलेक्टेड पॉइंट्स। यहाँ पे हमें डाइवर्सन लेना है, यहाँ पे हमें नेशनल हाईवे में फिर से इंसर्ट लेना है। उसके बाद आता है फुटपाथ। फुटपाथ आर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे टू पेडेस्ट्रियन स्पेशली अर्बन एरिया। सो अर्बन एरियाज में जनरली हमें फुटपाथ देने को कंपलसरी है, क्योंकि देर इज अ राइट ऑफ वे टू पेडेस्ट्रियन, देर आर इट इज द राइट ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया सो दैट दे कैन वॉक ऑन द रोड। सो कैरेज में तो वॉक नहीं कर सकते, इसीलिए अर्बन सिटीज में हम लोग फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियंस व्हेन बोथ द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एंड व्हीकुलर ट्रैफिक इज हाई। अगर कोई भी सिटी में व्हीकुलर ट्रैफिक हाई है और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हाई है, वहां पे हमें फुटपाथ देना होगा। आप गांव में जाइए, गांव में फुटपाथ जनरली होता नहीं, क्योंकि वहां पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा होता है, व्हीकुलर ट्रैफिक उतना नहीं होता है। लेकिन अर्बन सिटीज में आजकल क्या व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ गया है, व्हीकुलर ट्रैफिक, लेकिन सबके पास तो गाड़ी नहीं है। लोग मतलब पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक भी यूज करते हैं या फुटपाथ को भी बहुत सारा लोग यूज करते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए या कुछ भी के लिए। ओके, सो सिटीज में फुटपाथ इज अ वेरी कंपल्सरी थिंग और उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर एंड इट मे बी इंक्रीज बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। अगर बहुत सारे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक आ गए हैं तो हम लोग विड्थ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है गार्ड रेल्स। दे आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर यूजुअली व्हेन द रोड इज ऑन एम्बैंकमेंट। अगर कोई रोड एम्बैंकमेंट में है, अगर कोई रोड एम्बैंकमेंट में है और सो एज ऑफ द शोल्डर में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, गार्ड रेल। ओके, गार्ड रेल मतलब क्या होता है, जो हमारा जो कर्व होता है, कर्व होता है, अगर स्ट्रेट से सर्कुलर में जा रहे हो, ओके, सो शोल्डर में आप लोग देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे या कोई भी माउंटेनियस एरिया में जाएंगे, वहां पे गार्ड रेल होता है जो कि शोल्डर के बगल में होता है। सो शोल्डर का काम क्या है, इमरजेंसी पार्किंग। सो इमरजेंसी पार्किंग के बगल में होता है गार्ड रेल। इमरजेंसी नेशनल हाईवेज में भी आप लोग देखे होंगे गार्ड रेल होता है। ओके, शोल्डर के बगल में, वो कैरेज वे के बगल में नहीं, शोल्डर के बगल में होता है गार्ड रेल। दे आर सर्व टू प्रिवेंट द व्हीकल्स फ्रॉम रनिंग अप द एम्बैंकमेंट स्पेशली व्हेन द हाइट ऑफ द फील्ड एक्सीड्स 3 मीटर। ओके, अगर मतलब वो जो हाइट ऑफ द फील्ड, ओके, हाइट जैसे आप नेशनल हाईवे में चढ़ गए तो क्या होता है, जनरली शोल्डर सर्विस रोड से नेशनल हाइट ऑफ द फील्ड 3 मीटर से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे गार्ड रेल देना हो, नहीं तो शोल्डर में कोई होगा वो नीचे गिर जाने का बहुत चांसेस रहता है। नेक्स्ट कम्स विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे विड्थ इज द सम ऑफ विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरेज वे इंक्लूडिंग सेपरेटर, शोल्डर। सो ये जो टोटल जितना अभी तक हम लोग पढ़े, जितना शोल्डर, फिर हम लोग पढ़े रोड मार्जिन, फिर गार्ड रेल, ये विड्थ ऑफ कैरेज वे, फिर हमारा आ गया सेपरेटर्स, मीडियन जिसको बोलते हैं, जो हमारा जो सेपरेटर है मीडियन होता है, ठीक है, सबको मिला के क्या बोला जाता है उसको, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन दिस डज नॉट इंक्लूड द एक्स्ट्रा लैंड इन फॉर्मेशन और कटिंग। ये एक्स्ट्रा लैंड को ये इंक्लूड नहीं करता है जो कि फॉर्मेशन और कटिंग में यूज होता है। सो मीडियन क्या होता है, हमारा मीडियन होता है ट्रैफिक सेपरेटर। ओके, हमारा जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो दो लेन के बीच में जो पार्टीशन होता है, जो डिवाइडर होता है, हम हिंदी में हम लोग उसको मतलब क्या बोलते हैं, पार्टीशन हम लोग बोल सकते हैं, डिवाइडर बोल सकते हैं। सो उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब है डिवाइडर, जो दो लेन को डिवाइड कर रहा है बीच में, और हम लोग उसको यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फ्लो, जहां पे डिवाइडर नहीं होता वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है गाड़ी चलाने के लिए। डिवाइडर होगा बोथ द डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सो द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। नेशनल हाईवे के लिए हमारा रोडवे विड्थ अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो 12 मीटर है, माउंटेनियस स्टीप में 6.25 टू 8.8, और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में टोटल 9 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट में 7.5 टू 9, विलेज रोड में 7.5 मीटर। उसी हिसाब से माउंटेनियस में विलेज रोड अगर होगा तो 4 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में है 4.75, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी सिमिलर। सो ये डिपेंड करता है रोड का क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब किस टाइप का रोड है, और टोपोग्राफी क्या है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है या माउंटेनियस या स्टीप टेरेन है, उसी हिसाब से वैल्यूज वेरी कर रहा है। So this was all about the cross-sectional elements of roads. So in the next lecture we will be studying about the side distances. Next lecture we will be studying about the side distances. Then we'll study about the gradient. Then we'll be studying about the intersection. So thank you so much for being with us. Please like, share, and subscribe to Ask Me Classes.